इस वीडियो में हम यूपीएससी के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के 2022 से 2017 तक पिछले 6 वर्षों में कहानी खंड से पूछे गए प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम नंबरों की बात करते हैं। हिंदी साहित्य में 2 पेपर होता है, प्रश्न पत्र 1 ये भी 250 नंबर का और 2 प्रश्न पत्र 2 ये भी 250 नंबर। प्रश्न पत्र 1 में का खंड का है, उसका सिलेबस है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इससे 200 नंबर के सवाल होते हैं। खंड खा हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे 200 नंबर के सवाल होते हैं। ये इसमें से 100 नंबर के सवाल दोनों में से करना अनिवार्य होता है और 50 नंबर के सवाल ऑप्शनल है कि दोनों में से किसी में से भी आप कर सकते हैं। अब हम पिछले वर्ष पूछे गए सवाल पे चर्चा करेंगे। आईएएस 2022 में जो पेपर 1 है उसका सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका सिलेबस है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इसमें कहानीकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। ये 2022 में इस खंड से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। पेपर 2 का खंड खा है गद्य साहित्य, जिसमें हमें 2 संकलन हमें पढ़ना है। राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर और एक अमृत राय का संकलन है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। तो इस संकलन से सवाल बनाया गया है। नई कहानी की अवधारणा के संदर्भ में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे की समीक्षा कीजिए, 15 नंबर के। इसमें डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को पहली हिंदी कहानी कहा है और इस पर कहानी में वो सारी विशेषताएं हैं जो नई कहानी की विशेषता है। अकेलापन, भोगा हुआ यथार्थ, संबंधहीनता। इस कहानी का जो केंद्र बिंदु है कुमायूं का कॉन्वेंट स्कूल है। उसके प्रमुख पात्र हैं लतिका, जो कि उस स्कूल की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। डॉक्टर मुखर्जी हैं जो फिजियोलॉजी के टीचर हैं, फिजियोलॉजी के शिक्षक हैं और डॉक्टर भी हैं। और एक मिस्टर ह्यूवर्ट हैं जो कि संगीत के टीचर हैं। ये सारे पात्र अपने लाइफ में अकेले हैं। लतिका का प्रेमी का देहांत हो गया है तो वो भी अकेलापन और पूरे कहानी में वो अपने पुराने प्रेमी को याद करते हुए ही नजर आती है। डॉक्टर मुखर्जी भी अपनी पत्नी के मर जाने से अकेलेपन से ग्रसित है। मिस्टर ह्यूवर्ट भी हैं। इस तरह के इस अकेलापन इस कहानी का केंद्र बिंदु बन गया है। और कहानी का एक दूसरा जो प्रमुख पक्ष है कि सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है पहाड़ों में तो सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। इसमें कुछ जिनका कोई नहीं है, उन्हें लगता है कि कोई तो है नहीं हमारा परिवार, तो वह हमें तो इस हॉस्टल में रहना है। तो कुछ पक्षियां हैं जो कि पहाड़ों से मैदानों में चले आते हैं और उनका भी वही अकेलापन है। तो इसलिए कहानीकार ने कहानी का नाम परिंदे रखा और उन परिंदों का भी कोई नहीं है। जब वो मैदानों में आते हैं तो वो वही उसी अकेलेपन से वो भी ग्रसित हैं, तो इसलिए कहानी का ये नाम है। 2021 में दोनों खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र 1 में खंड खा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें सवाल है प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ये 10 नंबर के सवाल है। जब हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी कहानियों के 2 चरण हैं। जो 1907 से 1925 की कहानियां हैं वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है उसमें, और उसके बाद 1925 के बाद से 36 तक की जो कहानियां हैं उसमें रियल यथार्थवाद, उसको भोगा वो यथार्थ भी कह सकते हैं, वैसा कुछ है। हाँ, इन कहानियों में जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब है कि वो इन कहानियों में एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे पंच परमेश्वर में
उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली को ब्रिटिश न्याय प्रणाली से सर्वोच्च दिखाया है। वैसे ही बड़े घर की बेटी में आनंदी को प्रमुख बताया गया है, जिसमें वो जब दोनों भाई में झगड़ा होता है और ऐसा लगता है कि दोनों भाई अब अलग हो जाएंगे, फिर आनंदी उनको एक करती है, दोनों भाई के झगड़े को मिटाती है। इस तरह वो प्रेमचंद यहाँ भी एक आदर्श स्थापित करते हैं संयुक्त परिवार की। सेम बूढ़ी काकी वो जो उनके जो बहू और बेटे हैं चचेरे, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये दूसरा जो प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कथा संसार पर प्रकाश डालिए, 15 नंबर के सवाल है। इनका प्रमुख संकलन है बादलों के घेरे में। उनका एक कहानी संकलन भी है और ये उनका एक कहानी भी है जो कि हमारे एक दुनिया समानांतर में लगा हुआ है। तो इस कहानी में उनका पात्र है रवि, बुआ जी और मन्नू। रवि उसी अकेलापन से ग्रसित है जो नए दौर के पात्रों में देखने को मिलता है। रवि एक मन्नू नाम की लड़की से प्रेम करता है जो कि तपेदिक रोग से ग्रसित है और बाद में रवि की भी वही स्थिति है जो मन्नू की है। मन्नू तपेदिक रोग से ग्रसित है तो वो उनके परिवार के लोगों ने भुवाली के कॉटेज में रख दिया था। तो रवि के साथ भी वैसे ही स्थिति होती है। इस तरह पात्रों का अकेलापन को दिखाया गया है। इससे इतर उन्होंने कृष्णा सोबती ने एक सशक्त महिला को गढ़ने का प्रयास किया है। इसमें मित्र मरजानी जो उनका उपन्यास है, उसका मित्र एक सशक्त पात्र के रूप में उभर कर आती है और उसमें वो इतनी सशक्त है कि उस पर जो स्वार्थ का अस्तित्ववाद है उसका प्रभाव है। उसमें वो यौन संबंधों को लेकर यौन उन्मुख है, जो उसका मानना है सो करे। इस तरह का जो प्रश्न पत्र 2 है उसका खंड ख है गद्य साहित्य। उसका सवाल पूछा गया उसमें, चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन में का जीवंत दस्तावेज है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और ये सवाल देखिए 2018 में भी पूछा हुआ है। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी और भीष्म साहनी ने उसके पात्र हैं एक सामनाथ। इसके प्रमुख पात्र हैं सामनाथ, उनकी पत्नी और माँ, और उसका एक बॉस है। तो इसमें दिखाया गया है कि सामनाथ अपने बॉस को खुश करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने उनके लिए अपने डिनर का आयोजन किया है और उसके लिए अपने घर के एक एक कोने को सजा रहा है। इन सारे सजावटों में उसे माँ एक फालतू वस्तु की तरह लगती है जिसे कहीं छिपा दिया जाए ताकि उसके जो चीफ है उसकी नज़र न पड़े और उसके शान शौकत में कोई खलल ना हो। लेकिन वो माँ का कर क्या सकता है। तो वो फिर माँ को अच्छे ढंग से तैयार हो के बैठने को बोलता है कि ठीक है अच्छे ढंग से कपड़े पहन लो, कुछ चूड़ी गहने वहने वो पहन लो। इसका मतलब है कि वो माँ को भी एक दिखावे की वस्तु बनाना चाहता है, परंतु माँ की कुछ अपनी समस्या है। वो खराटे सोने वक्त वो खराटे लेती है, मांस मच्छी नहीं खाती है। इन सब चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसे तो अपना चीफ और उसके चीफ को खुश करने से मतलब है ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। और जब उसका चीफ से किसी तरह से उसकी माँ और चीफ का सामना हो जाता है और माँ अनायास में दायां हाथ की जगह बायां हाथ मिला देती है, तो ये सब को लेकर भी सामना से बहुत गुस्सा हो जाता है। परंतु बाद में उसका चीफ है जो
उसकी माँ को से पूछता है कि अब मतलब पंजाब में क्या औरतें बनाती है, तो वो बताता है कि वहाँ फुलकारी बनाया जाता है। तो बाद में सामनाथ अपनी माँ से आग्रह करता है कि माँ मेरे चीफ के लिए फुलकारी बना दोगी ना। तो मतलब बेटा इस कदर अवसरवादी है कि वह अपने चीफ को खुश करने के लिए माँ को भी एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करता है। तो यही दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट, ये अब IAS 2020 के एग्जाम में प्रश्न पत्र 1 और खंड खा है। इसमें सवाल अगेन वही है, कृष्णा सोबती की कहानी लेखन में स्त्री विमर्श, जो कि अभी 2021 में भी पूछा गया है सवाल। तो ये इसका आंसर वहीं से लिख देंगे, वही बादलों के घेरे और मित्र पड़ जाने को आधार बनाकर। प्रश्न पत्र 2 में का है खंड खा गद्य साहित्य। इसमें ये व्याख्या वाला भाग में पूछा गया है। और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं, अपने देश का नहीं। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुँच जाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। ये चूंकि व्याख्या वाला प्रश्न है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत उद्धरण राजेंद्र यादव का कहानी संकलन एक दुनिया समानांतर से लिया गया है। इसके कहानी रचनाकार कमलेश्वर हैं और ये पंक्तियां खोई हुई दिशाएं से लिया गया। इसका प्रमुख पात्र चंदर, जो कन्नौज, अभी हाल ही कुछ दिन पहले वो इलाहाबाद से दिल्ली आकर बसा है, और वह कन्नौज प्लेस पे खड़ा होकर उन तमाम सड़कों और घरों को निहार रहा है कि राजधानी है, यहाँ पे सब हर चीज़ है, सड़कें हैं, घर हैं, लेकिन वह किसी भी सड़क पे नहीं जा रहा, वो किसी भी घर में नहीं जा सकता। यानी चंद्रा के वो उस संबंधहीनता, अकेलापन, उन सारी चीज़ों से ग्रसित है और उसी को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा जो सवाल पूछा गया है, भोलाराम का जीव के माध्यम से हरिशंकर परसाई की व्यंग चेतना पर प्रकाश डालिए। ये 15 नंबर के सवाल है। इसमें 2-3 पात्र हैं, धर्मराज, चंद्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम। इसमें परसाई जी ने दिखाया है। चंद्रगुप्त, जब नारद जी चित्रगुप्त से पूछते हैं कि क्या नरक में आवास आवंटन की समस्या समाप्त हो गई, तो चित्रगुप्त जी बताते हैं कि अभी नरक में बहुत सारे भ्रष्ट, ओवरसियर, ठेकेदार ये सब आ गए हैं, इसलिए वहाँ पे नरक में आवास की जो समस्या है, समस्या ठीक हो गई है इन भ्रष्ट लोगों के आने से। और दूसरा जो विषय पे चर्चा करते हैं, वो जब नारद जी पूछते हैं कि वहाँ सब ठीक ठाक है, तो वो बताते हैं कि एक भोलाराम नाम का आदमी मरा है जो 5 दिन हो गया और वो अभी तक आया नहीं है, और पूरा धरती पे कहाँ गायब है तो पता नहीं। जब नारद जी पता करने जाते हैं तो उनकी पत्नी बताती है कि वो मेरा आदमी था, उसे गरीबी की बीमारी थी और वो 5 साल हो गए रिटायर हुए, और वो बस दरखास्त पे दरखास्त दिए जा रहा है और उसके रिटायरमेंट पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। घर के गहने बर्तन सब बेच के खा गए, अब अंत में नहीं रह गया तो बेचारा मर गया। और अभी वो भोलाराम है उन फाइलों में जाके चिपका हुआ है, क्योंकि परसाई जी ने दिखाया है कि भोलाराम इतना अपने दरखास्तों में, अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है कि मरने के बाद भी वह चाहता है कि किसी भी तरह उसका बस पेंशन शुरू हो जाए और उसका परिवार का जीविकोपार्जन होने लगे, तभी वो जीव यानी आत्मा है जो यमलोक जाएगा, तब तक यहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के सभी रूपों का पर वो कटाक्ष करते हैं।
नेक्स्ट है 2019 में भी पहला खंड से कोई ये प्रश्न पत्र 1 में कोई सवाल नहीं पूछा गया। प्रश्न पत्र 2 में सवाल है, एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के परे, पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चीर परिचित खड़ खड़। वहीं गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। ये भी व्याख्या वाला प्रश्न है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये प्रस्तुत उद्धरण राजेंद्र यादव की कहानी संकलन एक दुनिया समानांतर में संकलित निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से लिया गया। इसकी पात्र लतिका है, जो अकेलापन उसे इस कदर घर कर गया है कि जब भी शांत चित्त होकर बैठती है तो उसे उसे प्रेमी का ही याद आने लगता है, जिसका अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। और इस उदाहरण में भी वह अपने प्रेमी गिरीश के बारे में ही सोच रही है। और इसमें वही सारी विशेषताएं हैं जो नई कहानी की विशेषता है, सबको लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है कि क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रस्तुत उदाहरण राजेंद्र यादव की कहानी संकलन एक दुनिया समानांतर से लिया गया है। इसके कहानीकार हरिशंकर परसाई और कहानी का नाम है भोलाराम का जीव। इस कहानी में यह भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है और भ्रष्टाचार के कई रूपों को दिखाया गया है, जिसमें नरक आवंटन में चित्रगुप्त बताते हैं कि ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर ठेकेदार के आने से यहाँ पे वो चीज़ें ठीक हो गई है। बाद में जब नारद जी जाते हैं भोलाराम के जीव को ढूंढने, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि उनका बीना ही रखवाया जाता है। तो इस तरह नेक्स्ट जो सवाल है, जिंदगी और जोंक में रजुआ की जिजीविका पर प्रकाश डालिए। यह अमरकांत की कहानी है और रजुआ एक गरीब दबा कुचला वर्ग का प्रतीक है, जिसे बिना किसी वजह के कहानी के प्रारंभ में ही दिखाया गया है कि जो शिवनाथ बाबू हैं उसे चोरी के आरोप में पीट रहे हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि चोरी तो उसने की ही नहीं। और बाद में उसे उस पूरे मोहल्ले के सारे लोग नौकरियों जैसा काम करवाते, कोई खाने को नहीं देता। और कहानी के अंत में ये दिखाया गया कि सारे लोग जब उसको ढंग से उसके साथ व्यवहार नहीं करते तो वो खंडहर में रहने लगता है, और कहीं से खाना मिल गया तो खा लिया। इससे उसकी हालत बहुत जर्जर सी हो गई है, उसे कैदस्त हो गया है। तो और एक बार हुआ कि वो एक कौवा उसके सर पे बैठ गया, तो उसने अपने गांव में झूठी खबर भेज दिया कि भाई वो रजुआ है जो मर गया है। परंतु जब लेखक ने उसे जिंदा देखा तो उन्हें लगा कि रजुआ भी कैसा है कि मतलब अपने मरने उसकी मौत ना हो जाए, इससे बचने के लिए उसने झूठी खबर फैलाई कि वह मर गया है। वो जिंदगी जिस तरह जोंक है जो चिपका हुआ रहता है किसी भी चीज़ से, वैसे ही रजुआ जो जिंदगी से उसको ऐसा मोह है कि वह चिपका हुआ है।
नेक्स्ट 2018 में प्रश्न पत्र एक में कहानी प्रश्न पत्र एक खंड का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें पूछा गया सवाल, प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्तर क्या है? प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्तर, तो उनकी पहले जो प्रारंभिक कहानियां हैं वो आदर्शवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया। और जो 1925 से 36 के बीच की कहानी है, ये जो रियल यथार्थ की बात किया गया उसमें, जैसे उसमें पूस की रात है, उसमें कोई आदर्श नहीं है जब पहले की तरह। पूस की रात में हल्कू है जो किसान का प्रतीक है, और किसान को ठंडे में किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो सारी चीज़ों को उसमें दिखाया गया। उसके अलावा कफन है जिसमें गरीब आदमी किस स्तर तक गिर सकता है, ये सब को दिखाया गया है। बस प्रश्न पत्र 2 में है गद्य साहित्य, इससे सवाल अगेन वही है, चीफ की दावत में नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लेप्सा के मनोविज्ञान का उद्घाटन कीजिए। इसके अभी हमने ऊपर में चर्चा किया था। नेक्स्ट 2017 में पूछा गया प्रश्न पत्र एक खंड का हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्णा सोबती की कहानियां में का कथ्य और वैविध्य, इस पे चर्चा कर चुके हैं। और जो प्रश्न पत्र 2 खंड खा है, इसमें सवाल है, याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले कभी होता था। जब उसे अपने पर ग्लानि होती है, वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है। अगेन वही ये निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से लिया गया, इसमें लतिका सूझ रही है। दूसरा सवाल पूछा गया, दूध और दवा कहानी की मूल संवेदना आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व एवं संघर्ष से निर्मित है। इस कथन के संदर्भ में कहानी की समीक्षा कीजिए। तो उसमें जो लेखक मार्कंड है वो दिखाते हैं कि एक रचनाकार है, उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। उसकी बेटी है, इस कहानी में जो नायक उसकी बेटी है, जो उसकी आंखों में कई तरह की बीमारियां हैं, परंतु वो उसके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाता, और करवा भी लिया तो दवाई और दूध का इंतजाम नहीं कर पाता, और इस तरह उसकी जिंदगी जो संघर्षों में बीत रही है, इसी को दिखाने का प्रयास किया गया। दूसरा सवाल है, क्या प्रेमचंद की कहानियां घटना प्रधान अधिक और चरित्र प्रधान कम है? आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए। तो यह पूर्णतः सही जान पड़ता है, क्योंकि उनकी कहानियां तो घटना प्रधान है ही। चाहे वो पूस की रात हो, उसमें भी घटना की व्याख्या की गई है। हल्कू खेत पे ठंड में उसमें वो किस तरह से वो ठंड से अपने आप को बचाता है, ये सब पे चर्चा है। उसके अलावा ईर्दगाह है, उसमें भी एक बच्चे को इतना तर्कशील प्रेमचंद ने बना दिया कि एक गरीबी है जो एक छोटा बच्चा हामिद है, उसे इतना तर्कवान बना दिया है कि वह अपने साथी के दोस्तों को अपने तर्क से पराजित करता है, और अपने मेले में खरीदे हुए अपने चिमटे को अपने साथी के खिलौनों से बेहतर साबित करता है। तो ये सब में घटना ही प्रधान है। कहीं कहीं नेक्स्ट, नन्हो कहानी की भाषा ग्रामीण मुहावरों और शब्दों से युक्त जीवंत भाषा है। कथन के आलोक में कहानी के भाषा सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। नन्हो कहानी एक गांव की कहानी जैसी लगती है। उसमें एक नन्हो सहुआइन है जिसकी की शादी मिसिर लाल से कर दी गई है। उसमें भाभी के जगह भौजी, भौजाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया बार बार,
इसके अलावा उसमें मुहावरा है, जैसे बारात बारात चढ़ाकर नहीं, नन्हों की शादी डोला उतार कर की गई थी। मतलब लड़की को लड़के के घर लाया लाया गया था और फिर तब शादी की गई थी, क्योंकि मिसिर लाल एक पैर से लांगड़ था। और इसके अलावा इसमें माची, पूर्वे, पत्तल, इस तरह के शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। 70 के मुंह दिखाई, इसके अलावा। ठीक है, ओके, थैंक यू।